फीमेल्स की अगर खासकर बात करें तो फीमेल्स में क्या उनको पीरियड्स के दौरान क्या ये इनके सिम्टम्स उतने ही रहते हैं या उस सिम्टम्स बढ़ जाते हैं या ट्रिगर करते हैं, या तो प्रेगनेंसी के टाइम पे मैम कुछ खास ख्याल रखना चाहिए, क्या प्रेगनेंसी के लिए जा सकते हैं कि, और क्या ये जो इन्फ्लेमेशन है उसकी वजह से क्या कोई और इफेक्ट, आई मीन टू से कि कोई इनफर्टिलिटी का डर, या तो वेट लॉस का क्या कारण होता है, क्या ये मेडिसिन जो हम स्टार्ट करते हैं वो कारण है, इन्फ्लेमेशन कारण है बढ़ जाना, या क्या एग्जैक्टली कुछ पहले तो मैं आपसे ही पूछूंगा कि क्या आप कुछ डाइट वगैरह रिकमेंड करते हैं, या फिर क्योंकि क्या डाइट एक कारण होता है इन्फ्लेमेशन ट्रिगर करने का। शुगर को लेके जरूर क्वेश्चन करूंगा कि शुगर क्या है, उसको शुगर को अवॉइड करना चाहिए। अब सडनली ना उनकी नेक ने मूवमेंट करना बंद कर दिया, अब वो उनका नेक मूवमेंट बिल्कुल जीरो हो चुका है, क्या बायोलॉजिक्स लेके मूवमेंट वापस आ सकती है, या क्या जैसे आपने बताया सर्जरी तो नहीं टाइम फ्रेम के लिए बायोलॉजिक्स लिया जा सकता है कि 6 महीने 2 हफ्ते या कुछ टाइम फ्रेम के लिए बायोलॉजिक्स ली जाए और उसके बाद बायोलॉजिक्स को छोड़ दिया जाए और वापस से मेडिसिन पे आ सकते हैं। तो मैम कितना सेफ है बायोलॉजिक्स, लाइफ लॉन्ग ले सकते हैं? और मोस्टली जो पेशेंट्स भी है टोफासिटनेप वगैरह पे रहते हैं, तो टोफासिटनेप के बारे में मैम क्या कुछ बता पाएंगे कि क्या वो सेफ है? लड़की का केस हो तो अगर वो शादी से पहले हो या शादी के बाद हो, अगर शादी से पहले हो तो पेरेंट्स के लिए एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि ये कैसी बीमारी है, क्या इससे मेरी बेटी का कोई इलाज हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या वो नॉर्मल लाइफ जी पाएगी नहीं जी पाएगी। वहीं अगर डायग्नोज शादी के बाद हो तो फिर एक अलग ही एक सिचुएशन लड़की के लिए और डिफिकल्ट हो जाती है। अंदर मैंने ऐसी फीमेल्स भी देखी है जिनके पैर ऐसे हो चुके हैं, बिल्कुल मुड़ चुके हैं, तो क्या ये अवेयरनेस की कमी नहीं रही, क्या आई मीन टू से कि क्या ये कहीं एक तरफ से सिस्टम फेलियर नहीं है? जो आपको नहीं लगता कि कुछ इनके लिए भी ना काउंसलिंग्स होनी चाहिए, पेरेंट्स के लिए काउंसलिंग होनी चाहिए, इसमें गवर्नमेंट को भी एक अलग से रोल प्ले करना चाहिए कि अवेयरनेस को लेके भी रोल प्ले करना चाहिए? आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, क्योंकि आपको पता है कि वो बच्चों में भी हो सकता है, 10 या 8 इयर्स ऑनवर्ड्स किसी में भी हो सकता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बियॉन्ड द पेन। तो दोस्तों आज हमारे साथ है डॉक्टर कृति किशोर, रोमेटोलॉजिस्ट एंड कंसल्टेंट एट यथार्थ हॉस्पिटल नोएडा। तो मैम आज एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए काफ़ी सारे लोगों के सवाल थे जो मैं आपसे बात करना चाहूँगा। खैर कहा यह जाता है अक्सर कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इन कंपैरिजन टू फीमेल्स मेल्स में सबसे ज़्यादा होता है। हाउएवर अगर जब ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक लड़की को डिटेक्ट होता है, डायग्नोस होता है, तो उनका जो स्ट्रेस लेवल होता है, जो उनके फैमिली की जो मेंटल स्ट्रेस रहती है, तो वो अगर देखा जाए तो एक मायने में बहुत ही ज़्यादा गहरी होती है। उस चीज़ के लिए क्या आप थोड़ा सा एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में या उनकी कुछ बेसिक्स कि क्यों होता है, क्या उस तरीके के सिम्टम्स होते हैं, और क्या ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस लड़कियों के लिए इसका ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी कुछ प्लान्स अलग होता है? First of all, thank you for inviting me to speak on this very important disease and topic. Ankylosing spondylitis, I think आप सबको पता है कि इसकी प्रेवलेंस जो है, जितनी इंडिया में एक्चुअली एस्टिमेटेड है उससे काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंस है थ्रू आउट दी वर्ल्ड और इंडिया में भी। एंड अच्छी बात यह है कि लोगों को अब इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस आ रही है, तो जल्दी ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस पॉसिबल हो पा रहा है। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि जब फीमेल्स में एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है तो क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं। सो मैं पहले सिम्टम्स से स्टार्ट करूंगी। तो जैसे आपको पता है कि मेल्स में जब सिम्टम्स होते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के या किसी में भी होते हैं, तो यूजुअल जो सिम्टम्स होते हैं वैसे वो सेम ही होते हैं, जैसे कि लो बैक पेन होना स्पेशली अर्ली मॉर्निंग में या रात में, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस होना या आपके जॉइंट्स में स्टिफनेस होना, 20 to 30% लोगों में आपके जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग आना, एडी में तलवे में पेन होना, या फिर चेस्ट पेन होना, यूवियाइटिस या आईज में बार बार रेडनेस आना, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो किसी भी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स में देखे जा सकते हैं। फीमेल्स में स्पेशली 2-3 चीजें हैं जो मेल से सेपरेटली देखी जाती हैं। जो आपके सिम्टम्स का इंसिडेंस होता है वो मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंट होता है। तो जैसे टिपिकली जो लो बैक पेन मेल्स में होता है सेम फीमेल्स में नहीं होता है। फीमेल्स में कई बार जो बीमारी है ना वो सिर्फ एडी या तलवे के दर्द या आपके एल्बो पेन से या सिर्फ नेक पेन से स्टार्ट हो सकती है। तो कई बार आप ये डिफरेंशिएट करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि नॉर्मल आपके पोस्चर की वजह से या ज्यादा काम करने की वजह से आपको नेक पेन या खड़े रहने की वजह से एडियो में दर्द हो रहा है, या फिर ये सही में किसी आर्थराइटिस या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के सिम्टम्स हैं।
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो पता होनी चाहिए कि जरूरी नहीं है कि बैक पेन सारी फीमेल्स जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जिनको है उनमें बैक पेन की दिक्कत हो। बैक पेन या जो सेक्रोइलेटिस जो होता है, जो हमारे सेक्रोइलिक जॉइंट की इन्फ्लेमेशन होती है जो एमआरआई पे या एक्सरे पे दिखती है, वो फीमेल्स में कई बार एसिम्प्टोमेटिक होती है कि हमें बाकी किसी सिम्टम्स के लिए हम स्क्रीनिंग कराते हैं तो हमें पता चलता है कि उनको कमर के जॉइंट्स में भी प्रॉब्लम है, जबकि उनको स्पाइन में या कभी कमर के जॉइंट्स में कभी पेन नहीं रहा होगा। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। सेकेंडली दूसरा जो फाइब्रोमाइल्जिया करके कंडीशन होती है जिसमें स्ट्रेस रिलेटेड आपको मसल पेन, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, मूड डिसऑर्डर्स या फिर पेट ना साफ होने की दिक्कत, ये थकान होना, ऐसी दिक्कतें जो होती हैं, तो फाइब्रोमाइल्जिया के जो सिम्टम्स होते हैं, थकान और चिड़चिड़ापन होना, ठीक है, मसल पेन होना, मूड डिस्टर्बेंसेस रहना, ये बहुत ज्यादा कॉमन होती है फीमेल पेशेंट्स में एज कम्पेयर टू मेल पेशेंट्स। बट अदरवाइज अगर आप देखें तो जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, सोरियासिस वगैरह कभी कभी होता है मेल पेशेंट्स को, उसकी परसेंटेज मेल्स और फीमेल्स में सिमिलर रहती है। जो बैक पेन है और जो हील, उसकी सिम्टम्स कम रहते हैं। हील पेन और नेक पेन की जो सिम्टम्स होते हैं वो ज्यादा रहते हैं, और फाइब्रोमाइल्जिया बहुत कॉमन होता है फीमेल पेशेंट्स में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके वजह से फीमेल पेशेंट्स में डिजीज डायग्नोज बहुत लेट होता है। मतलब यूजुअली हम मानते हैं कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस 20 से 40 या 50 इयर्स के बीच में होता है। हमारे पास कई बार फीमेल पेशेंट्स आते हैं जो 60 इयर्स में नेक पेन लेके आते हैं और फाइनली पता चलता है कि उनको 30 इयर्स से एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो कभी डायग्नोज नहीं हुआ। तो जो एवरेज पीरियड ऑफ टाइम है वो बहुत ज्यादा है फीमेल्स में डिजीज के डायग्नोसिस को लेके। इसीलिए जब तक उनका बीमारी डायग्नोज होती है, वो इस स्टेज पे होती है कि उनको ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स बहुत कम आता है। तो ये एक मैं चीज आई थिंक बताना चाहूंगी सबको। तो मैम यही एक रीजन रहता है कि जनरली उनके जब सिम्टम्स होते हैं तो उसको एक वीकनेस का नाम दे दिया जाता है या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस का नाम दे दिया जाता है, जिसकी वजह से वो उनका डायग्नोस प्रॉपर्ली टाइम पे नहीं हो पाता। तो मैम हाउएवर इससे आगे जब ये डायग्नोस भी अगर हो जाता है तो उसके आगे भी क्या इसके लिए इसके जैसे कि फीमेल्स की अगर खासकर बात करें तो फीमेल्स में क्या उनको पीरियड्स के दौरान क्या ये इनके सिम्टम्स उतने ही रहते हैं या उस सिम्टम्स बढ़ जाते हैं या ट्रिगर करते हैं, या क्या उन चीज़ों का कोई खास चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है? नहीं, ऐसा जितना भी साइंटिफिक लिटरेचर है उसमें इस चीज़ का कोई एविडेंस नहीं है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के वजह से आपके एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के सिम्टम्स बढ़ते हैं। बट मेंस्ट्रुअल साइकिल होने से जस्ट पहले जो लो बैक पेन, जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है जिसमें आपको लो बैक पेन और मसल पेन होता है, कई बार वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो एज के सिम्टम्स बढ़ रहे हैं। जो आपके मेंसेस से पहले लो बैक पेन या नेक पेन होता है, मसल पेन होता है, कभी कभी वो सिम्टम्स मिमिक कर सकते हैं आपके एज के सिम्टम्स को। लेकिन पर से पीरियड्स की वजह से या पीरियड्स के टाइम पे एज की बीमारी बढ़ने का रिस्क होता है, ये मतलब ट्रुथ नहीं है। बढ़ने का रिस्क नहीं, लेकिन क्या उस टाइम पे पेन जो होता है वो ज्यादा हो जाता है या फिर उस टाइम पे मेडिसिन किस तरीके से अगर एसपीए मतलब जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है उसके साथ साथ अगर किसी फीमेल पेशेंट में फाइब्रोमाइल्जिया है तो उस केस में मेंसेस के टाइम पे सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। अदरवाइज यूजुअली जो मेंसेस के टाइम पे जो सिम्टम इंक्रीज होता है वो ज्यादातर लोगों में नहीं देखा जाता है, फीमेल्स में भी। बट प्रेगनेंसी के टाइम पे स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो अगर प्रेगनेंसी किसी को है तो 1/3 ऑफ द पेशेंट्स में प्रेगनेंसी के टाइम पे तो बीमारी बिल्कुल शांत हो जाती है। 1/3 ऑफ द केसेस में वो प्रेगनेंसी के टाइम पे बढ़ सकती है एंड 1/3 की केसेस में कोई चेंज नहीं होता है। सो अगर मैं 100 पेशेंट्स की बात करूं तो उनमें से 30 फीमेल्स ऐसी होंगी जिनको प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, 30 वो होगी जिनके सिम्टम्स कम हो जाएंगे और 30 वो होंगे जिनके सिम्टम्स इंक्रीज हो जाएंगे। सो 1/3। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे मैम कुछ खास ख्याल रखना चाहिए, क्या प्रेगनेंसी के लिए जा सकते हैं? क्योंकि सब लोगों के मन में तो यही प्रॉब्लम, दिमाग में यही ख्याल रहता है कि अब ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है, जोड़ों की प्रॉब्लम है, मोस्टली ये हिप्स, लोअर बैक, इन सब जगहों पे सबसे ज़्यादा रहता है। तो उन लोगों के दिमाग में सबसे ज़्यादा बड़ा डर यही रहता है कि क्या प्रेगनेंसी और क्या ये जो इन्फ्लेमेशन है उसकी वजह से क्या कोई और इफेक्ट, आई मीन टू से कि कोई इनफर्टिलिटी का डर या किसी और चीज़ कि उसकी समस्या, क्या किसी और चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जिससे इनफर्टिलिटी का ज़्यादा मतलब थैंक यू फॉर द क्वेश्चन बिकॉज ये काफ़ी कॉमनली पेशेंट्स पूछते हैं, फीमेल पेशेंट्स। सो आई थिंक सबके लिए जानना ज़रूरी है कि स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस यानी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से इनफर्टिलिटी का रिस्क नहीं बढ़ता है। इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस जितना नॉर्मल पॉपुलेशन में होता है उतना ही परसेंटेज एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी इनफर्टिलिटी का रिस्क होता है। स्पेशली अगर आपको ऐसा लगता है कि इस बीमारी की वजह से मैं कंसीव नहीं कर पाऊंगी तो ये सच्चाई नहीं है। लेकिन हाँ ये होता है कि जो आपको मेडिसिन अगर स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस के लिए चल रहे हैं तो उनमें से कुछ मेडिसिन ऐसी हो सकती हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम में सेफ ना हो और कुछ ऐसे हो सकती है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे सेफ हो। तो आपके जो भी रूमेटोलॉजिस्ट हैं जिनसे आप कंसल्ट कर रहे हो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, अगर आप कंसीव करते हैं तो एटलीस्ट
एटलीस्ट उससे 3 या 6 मंथ्स पहले आपको उनसे कंसल्ट करना चाहिए कि क्या वो मेडिसिन प्रेगनेंसी के टाइम पे चेंज होनी है या प्रेगनेंसी से कुछ वीक्स पहले चेंज होनी है, ताकि प्रेगनेंसी सेफ हो। दूसरी एक चीज जो देखी गई है कि अगर आप बढ़ी हुई बीमारी में कंसीव करते हैं तो उस केस में बेबी का बर्थ रेट लो होने का रिस्क या पेट के अंदर जो फ्लूइड होता है एमनियोटिक फ्लूइड वो कम होने का रिस्क होता है, पर से अबॉर्शंस का रिस्क या फिर कंसीव नहीं करने का रिस्क वो नॉर्मल पॉपुलेशन जितना ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि एंथ्रॉन के जो पेशेंट्स होते हैं वो कंसीव नहीं कर सकते। बट मैम अगर जिनका प्रॉपरली टाइमली डायग्नोस हो जाए, प्रॉपरली टाइमली ट्रीटमेंट चल रहा हो, तो माइट भी उनके केस में रिस्क कम होता हो। हाउएवर जो अगर किसी को 2 साल 1 साल यही नहीं पता है कि उसको बीमारी क्या है, किसी और चीज़ की दवा वो पेशेंट खा रही है और फाइनली उसको 2-3 साल बाद पता चलता है कि उसको एंकल लूजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं स्टार्ट हुआ, तो इवन इन दैट केस फर्टिलिटी का कोई इनफर्टिलिटी का रिस्क नहीं बढ़ता है एंकल लूजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में। ये चीज आई थिंक सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। जो आपकी किसी भी बीमारी की वजह से अगर आपको क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, जरूरी नहीं है कि वो ऑटो इम्यून डिजीज हो, कोई भी क्रोनिक डिजीज ले लीजिए आप, चाहे वो हाइपोथायरॉइडिज्म हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, कोई भी लंबी बीमारी हो गई, कोई न्यूरो की बीमारी हो गई, उस केस किसी भी क्रोनिक बीमारी में अगर आप बढ़ी हुई बीमारी में कंसीव करते हैं तो उस केस में इन्फ्लेमेशन की वजह से आपके जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए होते हैं, प्रेगनेंसी के लिए चाहिए होते हैं, वो हार्मोन्स नहीं रिलीज होते हैं। सो वो बीमारी आप कंट्रोल नहीं करोगे तो वो हार्मोन्स जो है प्रॉपर्ली टाइम पे रिलीज नहीं होंगे, उसके वजह से ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम आके तब ऐसा हो सकता है कि आप कंसीव ना करें, पर इनफर्टिलिटी का कॉज बीमारी नहीं होती है। ओके। और मैम अगर इससे आगे बात करें तो जैसे बहुत सारे पेशेंट है, क्योंकि हमारे केस में जैसे आपने भी बताया कि जो फीमेल के सिम्टम्स है वो जनरली पैरों के नीचे दर्द और वैसे इतने कोई मेजर सिम्टम्स नहीं होते हैं, वो इजीली ना लोग बाग उन्हें अवॉइड कर देते हैं। हाउएवर जैसे हमारे केस में क्या है कि एक पहले तो सिम्टम्स, उसके बाद डॉक्टर पहले एक्सरे करने के लिए बोलते हैं, फिर MRI कराने के लिए बोलते हैं, फिर उसमें से कुछ डायग्नोस देखते हैं, फिर मेडिसिन भी प्रेस्क्राइब करते हैं कि पेन कंट्रोल हो रहा है नहीं हो रहा, फाइनली वो HLA-B27 टेस्ट के लिए बोलते हैं और इन केस अगर जब वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो डॉक्टर बताता है कि हाँ आपको एंकल लूजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। बट ये तब और ज़्यादा परेशानी हो जाती है जब लड़का हो या लड़की हो, जब सारे सिम्टम्स सेम है, सब कुछ सारी प्रॉब्लम सेम है, जब HLA-B27 का टेस्ट वो कराने जाते हैं तो उस टाइम पे वो HLA-B27 का टेस्ट भी नेगेटिव आ जाता है। तो ऐसे में घर वालों को समझा पाना कि हमें किस तरीके की बीमारी है, हम किस दर्द से गुजर रहे हैं, बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर का भी आखिरी में कहना होता है कि चलिए ठीक है HLA-B27 भी नेगेटिव है। तो उनके लिए आप क्या बताएंगे कि जिनका नेगेटिव आता है, सिम्टम सेम होता है, तो वो किस कैटेगरी में आता है? वो HLA-B27 खाली 15 से 18% एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट्स में पॉजिटिव होता है, 80% पेशेंट्स HLA-B27 के लिए नेगेटिव होते हैं। HLA-B27 सारे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट्स को पॉजिटिव नहीं होता है, ये बात जानना सबके लिए जरूरी है, क्योंकि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है। जो डायग्नोसिस होता है वो आपका HLA-B27 के ऊपर बेस नहीं होता है। HLA-B27 एक जेनेटिक टेस्ट है, ऐसे और भी बहुत सारे जेनेटिक टेस्ट होते हैं जो कि कमर्शियली अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम कराते नहीं है, क्योंकि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत सारी जेनेटिक चेंजेस या बहुत सारी जीन्स होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती है। HLA-B27 उनमें से खाली एक जीन है। सो ऐसा नहीं है कि अगर आपका HLA-B27 नेगेटिव है तो आपको एएस नहीं हो सकता, क्योंकि एएस के डायग्नोसिस के लिए क्लिनिकल सिम्टम्स या एक्सरे या MRI फाइंडिंग्स भी इंपॉर्टेंट है। इनकेस MRI और एक्सरे फाइंडिंग्स भी नेगेटिव आती है, वो कभी कभी अर्ली डिजीज जो होता है लेस देन 6 मंथ्स या 1 ईयर्स में आपको एक्सरे और MRI फाइंडिंग्स नहीं भी आ सकती है। उस केस में आपके जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, आपके सिम्टम्स होते हैं, उसको देखते हुए उनको हम नॉन रेडियोग्राफिक SPA बोलते हैं। जब आपके MRI या एक्सरे पे हमें कुछ ना दिखे और HLA नेगेटिव हो तो हम नॉन रेडियोग्राफिक SPA या अनडिफरेंशिएटेड SPA करके भी उस बीमारी को मैनेज कर सकते हैं। HLA-B27 इज नॉट मैंडेटरी फॉर एएस डायग्नोसिस। So only X-ray and MRI. Even X-ray and MRI is not, but X-ray MRI में हम बेसिकली ये देखते हैं कि जो आपका स्पाइनल कैनाल है, जो स्पाइनल जॉइंट्स हैं आपके, जो आपकी स्पाइन है, आपके जो हिप जॉइंट है, जो आपके पेल्विस के जॉइंट्स हैं, उसमें कोई प्री एग्जिस्टिंग डैमेज तो नहीं है। अगर प्री एग्जिस्टिंग डैमेज होता है या हायर ग्रेड ऑफ आर्थराइटिस होता है तो हमें MRI की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर हमें एक्सरे में नहीं दिखे, क्योंकि एक्सरे के चेंजेस कई बार सिर्फ 10 ईयर्स ऑफ डिजीज के बाद ही आते हैं, विद इन फर्स्ट 10 ईयर्स एक्सरे में कोई भी चेंज नहीं होता, तो आप एक्सरे के ऊपर डायग्नोसिस के लिए रिलाई नहीं कर सकते हैं। MRI अभी तक के लिए जो आपका सेक्रोइलेक जॉइंट में इन्फ्लेमेशन पिकअप करने के लिए बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है। तो इन केस एक्सरे नेगेटिव आता है, जब फिजिशियन को डाउट है कि ये सिम्टम्स नहीं मतलब किसी और बीमारी के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, उस केसेस में जनरली MRI कराया जाता है सेक्रोइलेटिस के कंफर्मेशन के लिए।
तो कहा जाए तो बस सिर्फ सिम्टम्स ही काफी है। यस, सिम्टम्स एंड एमआरआई, आइडियली बोथ एमआरआई एंड सिम्टम्स। अगर एमआरआई नहीं अवेलेबल है तो एटलीस्ट सिम्टम्स और कुछ जो आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स के जो टेस्ट होते हैं, या किसी को अगर फ्रैंक आर्थराइटिस है, उसके साथ बैक पेन है, नेक पेन है, जो क्लासिकल इन्फ्लेमेटरी बैक पेन है, उस केस में आप बिना टेस्ट या एक्सरे के भी डायग्नोस कर सकते हैं। इट्स अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। ओके, तो नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, अगर सिम्टम्स हैं तो दैट्स एन एंक्लोजिंग, दैट्स स्पॉन्डिलाइटिस, और उसको उस तरीके से ट्रीट किया जाता है। अच्छा मैम, एक और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम लड़कियां फेस कर रही है, ठीक है पेन है, मेडिसिन से जैसे भी उनका पेन को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, पेन एक बार को होता भी है तो चलिए ठीक है, बट जो ज़्यादातर लोग, सिर्फ फीमेल ही नहीं इनफैक्ट मेल को भी जैसे ही डायग्नोज हो रहा है उसके कुछ समय बाद ही मेडिसिन चालू करते हैं या कुछ भी, तो उनको वेट लॉस का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, और वो वेट लॉस इस तरीके से हो रहा है कि कंट्रोल ही नहीं होता है, और वो कुछ ही दिनों में फ़र्क दिखने लग जाता है। तो उसकी वजह से एक तो वो मेंटली भी बहुत ज़्यादा परेशान, एक तो बीमारी ही ऐसी है और ऊपर से ना वेट लॉस हो जाता है सडनली। तो वेट लॉस का क्या कारण होता है? क्या ये मेडिसिन जो हम स्टार्ट करते हैं वो कारण है, इन्फ्लेमेशन कारण है बढ़ जाना, या क्या एग्जैक्टली कुछ? देखिए, वेट लॉस जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, वो आपकी जो बीमारी है वो एक कैटाबॉलिक स्टेट होती है। कैटाबॉलिक स्टेट उस बीमारी को या उस स्टेट को बोला जाता है जब आपकी बॉडी में जो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट है, या आपका जो एनर्जी लॉस है, अगर मैं सिंपल लोगों को बताऊं तो जितना आप एनर्जी आपकी बॉडी से जितना कैलोरी लॉस हो रहा है उतना कैलोरी गेन नहीं होता है। जैसे कि डायबिटीज में या थायराइड डिसऑर्डर्स में या कैंसर्स में भी ये स्टेट देखा जाता है कि जब आपकी बॉडी में कुछ ऐसे साइटोकाइंस, कुछ ऐसे कीमोकाइंस या केमिकल होते हैं आर्थराइटिस की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से, वो एक्चुअली वेट लॉस करा रहे होते हैं। उसके साथ साथ जब आप जॉइंट का मूवमेंट कम करते हो या स्पाइन का मूवमेंट कम करते हो तो मसल लॉस होता है। सो मसल लॉस अलॉन्ग विद आपकी जो बीमारी जो बढ़ी हुई है उसके वजह से जो वेट लॉस है, या अगर आपने कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शन कर रखे हैं अपने आप से उसके वजह से, तो जनरली जो वेट लॉस होता है वो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में मल्टीफैक्टोरियल होता है। उसका कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं होता, पर ज्यादातर लोगों में जब बीमारी बढ़ी रहती है उस टाइम पे फटीग और वेट लॉस या लो ग्रेड फीवर जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स जो है वो आपके साइटोकाइंस कुछ जो बॉडी में एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में होते हैं, तो साइटोकाइंस बड़े होने की वजह से भी वेट लॉस होता है। एंड सेकेंडली, अगर आपको उसके साथ साथ और भी पेट के सिम्टम्स हैं जैसे डायरिया होना बार बार, या फिर आपको हीमोरॉइड्स की प्रॉब्लम रहती है, या आपकी फैमिली में किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रोन्स डिजीज है, तो उस केस में अगर आपका जीआई इन्फ्लेमेशन, जो गट इन्फ्लेमेशन है, अगर वो आपकी अल्सरेटिव कोलाइटिस भी है आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साथ साथ, जो कि 7 to 8% लोगों में अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स डिजीज एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साथ देखा जाता है, तो उस केस में आपको आपके रूमेटोलॉजिस्ट या आपके जो गैस्ट्रो मेडिसिन के स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे एटलीस्ट एक बार मिलकर एटलीस्ट उसका इवैल्यूएशन कराना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो ही हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मल्टीफैक्टोरियल होता है वेट लॉस का रीजन। सो ये वेट लॉस का एक पर्टिकुलर मेन रीजन है कि बीमारी बढ़े होने से भी वेट लॉस होता है। और मोस्टली मैम क्या आप मतलब कि पहले तो मैं आपसे ही पूछूंगा कि क्या आप कुछ डाइट वगैरह रिकमेंड करते हैं, या फिर क्योंकि क्या डाइट एक कारण होता है इन्फ्लेमेशन ट्रिगर करने का? नहीं, डाइट इन्फ्लेमेशन ट्रिगर करने का कारण नहीं होता है, बट व्हाट इज साइंटिफिकली प्रूवन इज दैट इन्फेक्शन ऑफ द गट, एनी इन्फेक्शन ऑफ द गट एंड यूरिन इन्फेक्शंस जो होते हैं, दीज कैन ट्रिगर इंक्रीज ऑफ योर सिम्टम्स। तो जिनको बीमारी कंट्रोल चल रही होती है लंबे टाइम से, उनमें कभी कभी ऐसे देखते हैं कि उन्होंने कुछ खा लिया बाहर से, उनको पेट में इन्फेक्शन हो गया, तो उसकी वजह से बीमारी जरूर ट्रिगर हो सकती है। पर कोई, अगर आप ये चाहते हैं कि कोई डाइट हो पर्टिकुलर जिसको लेने से आपकी इन्फ्लेमेशन कंट्रोल हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। कोई ऐसी एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट एग्जिस्ट नहीं करती है। ग्लूटेन फ्री डाइट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर पेशेंट्स ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस और विद पेशेंट्स ऑफ एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो कोई एक पर्टिकुलर डाइट पर से नहीं फॉलो करनी है। एंड इन जनरल फॉर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अ हाई प्रोटीन डाइट इज रिकमेंडेड। तो जो लोग ये सोच के बैठ जाते हैं कि हम दालें नहीं खाएंगे, हम प्रोटीन नहीं खाएंगे, उससे हमारी बीमारी कंट्रोल हो जाएगी, तो ये एक फॉल्स नोशन है जो लोगों के मन में है। वो इस वजह से है क्योंकि ना प्रॉपर डाइजेशन ना होना वो सब चीज़ें खाने के बाद, और उसकी वजह से फिर हमारे अंदर जो इन्फ्लेमेशन, ऐसा फील होता है कि इन्फ्लेमेशन माइट बी ड्यू टू दैट रीज़न। तो इस वजह से दालें वगैरह ना खाने का रीज़न है। हाउएवर मोस्टली जो चीज़ है ना फेसबुक में भी या फिर जनरली जो चीज़ लोग बाग फॉलो भी करते हैं, तो वो लो स्टार्च डाइट फॉलो करते हैं। तो लो स्टार्च डाइट पे जैसे ही वो डाइट चेंज करते हैं, चेंज करें या मत, कई बार तो दवाइयाँ स्टार्ट करने के बाद भी है ना वेट लॉस की शिकायत आती है, कई बार है ना डाइट चेंज करने के बाद भी वेट लॉस होता है। तो आप अपनी तरफ से मतलब कुछ ऐसे स्पेसिफिक है जिसको आप मना करेंगे या बोलेंगे कि सब चीज़ खाने से? यूजुअली मैं जो पेशेंट्स को बोलती हूँ
क्योंकि हम पेशेंट को वही बता सकते हैं जिसका साइंटिफिक एविडेंस है, तो किसी पर्टिकुलर डाइट का कोई साइंटिफिक एविडेंस कहीं भी दुनिया में नहीं है कि ये डाइट खाने से ये बीमारी आपकी बढ़ जाएगी या बीमारी कम हो जाएगी। तो मैं किसी भी पेशेंट को कोई पर्टिकुलर लो लैक्टोज डाइट या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट या ग्लूटेन फ्री डाइट कभी एडवाइस नहीं करती हूँ, क्योंकि उसके नुकसान ज़्यादा है और वो बेनिफिट उतना पेशेंट को करती नहीं है, और उसके नुकसान ज़्यादा है। आपको जो एसेंशियल मिनरल्स और विटामिन्स की कमी हो जाती है बॉडी में, तो आपको ऑलरेडी वेट लॉस बीमारी बढ़ने की वजह से चल रहा होता है, वो और प्रोपेगेट हो जाता है। साथ साथ मसल लॉस प्रोपेगेट हो जाता है। मसल लॉस प्रोपेगेट होता है तो आपका बोन वीकनेस, ऑस्टियोपोरोसिस, आपका जॉइंट पेन का रिस्क जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो जनरली व्हाट आई आस्क पेशेंट इज टू टेक अ नॉर्मल बैलेंस डाइट, जो कि नॉर्मल भी हम लोगों को एडवाइस करते हैं। इफ दे कैन, दे शुड प्रेफर अ हाई प्रोटीन डाइट इन केस उनको वेट लॉस हो रहा हो तो, बट अ पर्टिकुलर डाइट इज नॉट बेनिफिशियल। स्पेशली जो कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट्स होती हैं, स्टार्च फ्री डाइट, दीज आर नॉट बेनिफिशियल फॉर पेशेंट्स विद दिस। हाउएवर जो भी बाहर का खाना वगैरह है वो सब चीजें वो अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, ताकि स्टमक इन्फेक्शंस, आपके जो इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस होते हैं वो प्रिवेंट हो पाए, क्योंकि उससे कई बार वो चीज काफी कॉमन है कि पेट के इन्फेक्शन से, यूरिन के इन्फेक्शन से आपकी बीमारी बढ़ सकती है। तो जनरली हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप फ्रेश फूड खाइए, मतलब बाहर का फूड जितना अवॉइड कर सकते हैं करिए, ताकि आपको कोई स्टमक इन्फेक्शंस वगैरह ना हो। मैम, क्योंकि आप डाइट की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे शुगर को लेके जरूर क्वेश्चन करूंगा कि शुगर क्या है, उसको शुगर को अवॉइड करना चाहिए इन जनरल, क्योंकि जनरल पब्लिक में भी जो शुगर का अलाउंस होता है आपका डेली, उससे ज्यादा अगर आप ऊपर लेंगे तो ऑब्वियसली वो हर किसी के लिए हार्मफुल होता है। वो स्पेशली एएस पेशेंट्स के लिए नहीं है कि एएस पेशेंट्स अगर लो शुगर लेंगे तो उनकी बीमारी कंट्रोल हो जाएगी या उनकी दवाइयां एक्ट करने लग जाएंगी। तो वो इन जनरल पब्लिक को भी जो लो शुगर डाइट है वो सबके लिए ही रिकमेंडेड होती है। वो कोई स्पेशल डाइट नहीं है कि एएस पेशेंट्स को लेनी मतलब चाहिए अलग से। बट एक चीज होती है ना कि बिल्कुल अवॉइड कर देना, नहीं, वो नहीं ले सकते हैं, बट ऑब्वियसली आपके जो कार्बोनेटेड एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं, जो बाहर के शुगरी आपके आइटम्स होते हैं, ऑब्वियसली वो आपको नॉर्मली भी अवॉइड करना चाहिए, तो वो अवॉइड करना चाहिए। तो मैम, अगर ट्रीटमेंट पे भी ज़रूर मैं आपसे पूछूंगा कि किस तरीके से ट्रीटमेंट आप स्पेशली लेडीज़ को, फीमेल्स को क्या रिकमेंड करते हैं। लेकिन आजकल इन जनरल जो सबसे ज़्यादा मेरे से मेल्स और फीमेल्स दोनों के बात करूँ तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोगों को ना एंकल लूजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हुए 5 साल, 7 साल, 10 साल हो चुका है, दवाइयाँ से भी कंट्रोल हो रहा था, अब सडनली ना अब उनकी नेक ने मूवमेंट करना बंद कर दिया, अब वो उनका नेक मूवमेंट बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। तो इन दैट केस लोग बाग हमेशा ये चीज़ पूछते हैं कि इसका क्या करें अब, क्योंकि दवाइयों ने भी असर करना बंद कर दिया, दवाई भी खा रहे हैं तो भी नेक मूवमेंट का दर्द नहीं जा रहा है और कोई मूवमेंट नहीं आ रही है। तो क्या इसका कोई सर्जरी, कुछ एक सर्जरी इलाज है, या उससे पहले भी कुछ चीज़ें हैं जो रिकमेंड करी जा सकती है, क्योंकि नेक का मूवमेंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है? देखिए, नेक मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन के जो कॉजेज होते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, वो 3-4 होते हैं। इन जनरल जब लोगों को पेन या बीमारी बढ़ी होती है तो पेन की वजह से भी मसल स्पैज़म होता है, वो एक रीजन होता है। सेकेंडली, जो आपके स्पाइन के जो जॉइंट्स होते हैं, आपकी जो स्पाइन होती है वो आपके नेक से लेके आपके लोअर बैक तक एक्सटेंड करती है। तो कई लोगों में, स्पेशली फीमेल्स में, जो सर्वाइकल स्पाइन होती है आपकी, मतलब जो नेक के रीजन की जो स्पाइन होती है, उसकी जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो बाकी स्पाइन से ज्यादा होती है। तो फीमेल्स पर्टिकुलरली उनको ना नेक पेन की दिक्कत काफी रहती है, उतनी मेल्स में भी रहती है, पर मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स को नेक पेन की दिक्कत ज्यादा रहती है। अगर पर्टिकुलर पेशेंट है जिनको नेक में मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन हो रहा है और वो रीसेंट ऑनसेट है, तो उस केस में उनको अपने रूमेटोलॉजिस्ट से बात करके अपने जो सर्वाइकल स्पाइन की इमेजिंग वगैरह एक बार करवानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर एंथेसाइटिस हम बोलते हैं, वहाँ की जो आपकी मसल्स जहाँ बोन पे अटैच होती है उस पार्ट की स्वेलिंग हो सकती है, उसकी वजह से पेन हो सकता है, आपकी डिस्क में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके फेसेट जॉइंट्स होते हैं, आपके जो रिब के जॉइंट्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो या मसल स्पैज़म हो सकता है। तो नेक पेन के एक्चुअली 7-8 रीजन होते हैं। जब तक हम इमेजिंग नहीं करेंगे या जब तक आप रूमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट नहीं करेंगे ना, तो आपको कारण पता नहीं चलेगा। अगर वो बीमारी की वजह से ऑब्वियसली तो आपको ट्रीटमेंट चेंज की रिक्वायर होगी। अगर मान लीजिए आपके बोन्स ऑलरेडी फ्यूज हो गए हैं या वहाँ पे कोई डिस्क की प्रॉब्लम है, तो फिर उसका डिफरेंट टाइप से ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि क्या होता है कि बोन फ्यूजन अगर हो गई है तो बोन फ्यूजन में आप कितनी मेडिसिन देते हो, एक लिमिटेड अमाउंट तक ही आपकी मूवमेंट वापस आएगी, क्योंकि बोन फ्यूजन अगर हो गया तो वो परमानेंट होता है, वो दवाइयों से रिवर्स नहीं होता है। सो ये कुछ रीजंस होते हैं उसमें नेक रिस्ट्रिक्शन। तो मैम, उसमें क्या, अगर जैसे अगर कोई बोल रहा है कि मैंने सारी मेडिसिन ट्राई कर ली है, अब भी मेरे को मूवमेंट नहीं हो रहा है,
तो क्या उसके बाद कुछ और जैसे रूमेटोलॉजिस्ट को भी बोला आपने, क्योंकि ऑलरेडी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की मेडिसिन चल रही है, क्या उसके अलावा क्या उसको मूव करना चाहिए किसी और ट्रीटमेंट में? क्या बायोलॉजिक्स लेके मूवमेंट वापस आ सकती है, या क्या जैसे आपने बताया सर्जरी तो नहीं सर्जरी जनरली इज नॉट अ ट्रीटमेंट ऑप्शन। अगर वही आपका जो नेक रिस्ट्रिक्शन का कॉज है उस पर आपका ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा। अगर बोन्स ऑलरेडी फ्यूज हो गई है तो उस पर अगर हमने बायोलॉजिक्स दे भी दिया तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मूवमेंट ही वापस आता है। अगर लेकिन वो सिर्फ आपकी बोन्स की एनाटॉमी नॉर्मल है, वहाँ कोई फ्यूजन नहीं है और वो सिर्फ पेन या बीमारी बढ़े इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रहा है, सो ऑब्वियसली वो बायोलॉजिक से किसी भी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करेगी। सो आपका जो नेक रिस्ट्रिक्शन का कारण है उस पर आपका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि नेक रिस्ट्रिक्शन का कोई एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट है कि सब में सेम ही ट्रीटमेंट चलता है। इट विल डिपेंड अपॉन कि व्हाट काइंड ऑफ नेक रिस्ट्रिक्शन यू हैव, हाउ मच नेक रिस्ट्रिक्शन यू हैव, व्हाट इज द कॉज ऑफ योर नेक रिस्ट्रिक्शन, आपकी एज क्या है, आपको वहाँ कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। सो देयर आर मेनी थिंग्स दैट हैज टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। ओके। तो मैम अगर आप जैसे ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किस तरीके से आप इनिशियली ट्रीटमेंट को करते हैं, या फिर शुरुआत में मेडिसिन पे मॉनिटर करते हैं पेशेंट्स को, या इनिशियली आप क्या क्या जैसे आपने बताया एमआरआई एक्सरे, उसके बाद कैसे किस तरीके से आप लोग ट्रीटमेंट प्लान प्रोसीड करते हैं फीमेल के केस में स्पेशली? सो देखिए अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हेन प्लानिंग ट्रीटमेंट। कोई भी एज पेशेंट का जब होता है तो हम पेशेंट की एज, उनकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मेल फीमेल, क्योंकि प्रेगनेंसी कई बार फीमेल्स में कंसर्न रहता है। उसके अलावा आपका जो एक्सरे पे कितना ऑलरेडी जॉइंट डैमेज हो गया है, कितना उसमें डिजीज कंट्रोल करने लायक बचा है, आपको हिप इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, आपको स्पाइन के अलावा बाकी जॉइंट्स, आपको जो हील पेन है या प्लांटर रीजन में पेन है जिसको हम एंथेसाइटिस बोलते हैं, या किसी को यूवेआइटिस है, उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस तो नहीं है, उनको स्किन डिजीज तो नहीं है, उनको डायबिटीज तो नहीं है, वो स्मोक तो नहीं करते। सो देयर आर ऑलमोस्ट लाइक 15-20 फैक्टर्स दैट हैव टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन बिफोर स्टार्टिंग ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट आपको अच्छा पेन किलर्स को लेकर पेशेंट को ये होता है, सो आई थिंक सबको पता होना चाहिए कि क्योंकि जो आर्थराइटिस ड्रग्स होती है उनका इफेक्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है डिपेंडिंग अपॉन आपने क्या ट्रीटमेंट शुरू किया है। सो ऐसा नहीं है कि हमारे ट्रीटमेंट स्टार्ट करते ही तुरंत रिलीफ आ जाता है। जनरली 8 to 10 वीक्स, 8 to 12 वीक्स लगता है। उस केस में हमें एटलीस्ट 6 to 8 वीक्स जो पेन किलर्स है वो फुल डोजेज में भी देनी पड़ती है इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए। सो पेन किलर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में एक फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट भी है, वो सिर्फ पेन रिडक्शन के लिए नहीं होता है, वो इन्फ्लेमेशन रिडक्शन के लिए भी होता है। सो मैंने जो आपको फैक्टर्स बताए उसी के अकॉर्डिंग, उस कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स के अकॉर्डिंग फिर हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट किस तरह का ट्रीटमेंट। कई लोगों को इंजेक्शन फोबिया होता है, वो लेना ही नहीं चाहते इंजेक्शन, डिस्पाइट कि उनके लिए वो शायद बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है। तो उन केस में फिर जो बेस्ट पॉसिबल टैबलेट होते हैं उनके लिए, वो जिनको हम डीमार्ट्स बोलते हैं, उनको हम स्टार्ट करते हैं। तो इनिशियली आप पेन किलर्स वगैरह से? पेन किलर्स तो सारे ही पेशेंट्स को देनी ही होती है इनिशियली, बिकॉज क्या है कि उसके बिना जो आर्थराइटिस का जो बीच का गैप है 6 to 8 वीक्स का, जब तक आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट का आपका इफेक्ट नहीं आया, नहीं तो उस टाइम में पेशेंट को फिर ज्यादा तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल मैं मान भी सकता हूँ मैम, क्योंकि जिस टाइम पे मेरा भी डायग्नोस हुआ था, आई बिलीव कि उस टाइम पे मेरे जो इन्फ्लेमेशंस थे, जो मेरा पेन था वो सबसे ज़्यादा था उस टाइम का। तो उस टाइम पे पेन किलर्स इस वजह से। और उसके बाद क्या मैम, क्योंकि देखिए पेन किलर्स तो हर आदमी का यही कहना होता है कि पेन किलर्स हम लोग लाइफ लॉन्ग नहीं खा सकते, ज़्यादा समय तक नहीं खा सकते, तो क्या एक टाइम तक आप पेन किलर से ट्रीट करते हैं और उसके बाद देन देयर इज अनदर ऑप्शन? सो यूजुअली क्या है कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में पेन किलर्स इज नॉट द ओनली फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। आपको कोई ना कोई एंटी आर्थराइटिस ट्रीटमेंट जो होता है वो लेना ही होता है। सो बहुत ही कम पॉपुलेशन ऐसी होती है जो बिना किसी आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के उनकी बीमारी अपने आप कंट्रोल हो जाती है। सिर्फ पेन किलर्स देना यूजुअली हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि एक तो लॉन्ग टर्म में पेन किलर्स के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो इनकी मॉनिटरिंग तो की जाती है, उनको टोटली अवॉइड नहीं किया जा सकता। सो हम प्रेफर ये करते हैं कि एक बार सिम्टम्स कंट्रोल हो जाए उसके बाद हम जो पेन किलर्स की आपकी डोजेजेस या फ्रीक्वेंसी है उसको रिड्यूस कर देते हैं और एंटी आर्थराइटिस ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, ताकि आपकी जो एंगस्पॉन्ड वाली जो बीमारी है वो टाइमली कंट्रोल हो जाए आपकी। तो मैम ये क्या इनसे मेडिसिन से क्या कुछ समय तक आपको लगता है कि जैसे हम लोगों को मोस्टली ऐसा है कि सर्जरी वगैरह की ज़रूरत, रिप्लेसमेंट की, हिप रिप्लेसमेंट की कई लोगों को ज़रूरत पड़ जाती है, नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है, तो क्या इन मेडिसिन से कब तक हम लोग इस मेडिसिन को हम लाइफ लॉन्ग ले सकते हैं? यस, मोस्ट ऑफ दिस मेडिसिन पे अच्छी खासी रिसर्च अवेलेबल है, क्लिनिकल ट्रायल्स अवेलेबल है, इनका लॉन्ग टर्म सेफ्टी डेटा भी अवेलेबल है। सो ये जो भी हम टैबलेट स्टार्ट करते हैं ये अप्रूव इसीलिए हुई है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में सेफ है। लेकिन ऑब्वियसली कोई भी मेडिसिन दुनिया की हो उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो होता ही है, इनकी मॉनिटरिंग हमें करनी होती है, पर उसके लिए फियर मॉन्गरिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आप डर के मारे आप ट्रीटमेंट ही ना ले, दैट इज मोर हार्मफुल फॉर योर डिजीज। अगर साइड इफेक्ट होते हैं तो उसकी मॉनिटरिंग हम करते हैं, हम ब्लड टेस्ट कराते हैं या पेशेंट को क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं। बट जो आपके डीमार्ट्स होते हैं या बायोलॉजिकल होते हैं या जैक इनहिबिटर्स होते हैं जो यूज होते हैं इस बीमारी में, मोस्ट ऑफ देम आर सेफ इन लॉन्ग टर्म। अगर किसी पेशेंट को कोई ऐसा कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है कि हम उनको नहीं दे सकते हैं, या किसी को सीवियर इन्फेक्शन हो गए या किसी को कोई कैंसर हो गया, तो
उस केस में जो सेफेस्ट ऑप्शन होता है पेशेंट को हम वो देते हैं। तो मैम आपको कब ऐसा लगता है कि अब मतलब वो पॉइंट कब आता है कि जब आपको लगता है कि अब मेडिसिन से आगे ट्रीटमेंट नहीं पॉसिबल है, अब आपको बायोलॉजिक्स का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए पेशेंट के लिए? देखिए क्या है कि जो आपकी स्पाइनल डिजीज होती है जिनको हिप इन्वॉल्वमेंट होता है, सो उस केस में बायोलॉजिक्स आर दी प्रिफर्ड चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखेंगे तो जो वहाँ ट्रीटमेंट है वहाँ तो ट्रीटमेंट बायोलॉजिक्स से ही स्टार्ट होता है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का। जिन पेशेंट्स को पेन किलर से रिस्पॉन्स नहीं आता है या इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स आता है उनमें वो डायरेक्टली बायोलॉजिक्स ही स्टार्ट करते हैं। इंडिया में कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स की वजह से हमें जैसे बाकी टैबलेट्स भी यूज करनी पड़ती हैं, जैक इनहिबिटर्स या डीमैट्स, लेकिन अगर आप एक्चुअल देखेंगे तो जो बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है वो बायोलॉजिक्स ही होते हैं। इंडिया में क्योंकि हमें कॉस्ट कंसिडरेशन लेनी पड़ती है इसीलिए हम बायोलॉजिक्स नहीं स्टार्ट कर पाते हैं, बट आइडियली मोस्ट पेशेंट्स ऑफ एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस दे नीड बायोलॉजिक्स और जैक इनहिबिटर्स। सिर्फ पेन किलर्स से या सिर्फ डीमैट से मैक्सिमम पेशेंट 90% पेशेंट्स नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं, या रिस्पॉन्ड करते भी हैं तो ओवर टाइम उनका रिस्पॉन्स चला जाता है। जो बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है दैट इज बायोलॉजिक्स फॉर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस स्पेशली। और मैम एक और सवाल था किसी का कि क्या ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि जैसे शुरुआत में जब आपका डायग्नोस हुआ, इनिशियली कुछ टाइम तक आपने मेडिसिन पे रहे, बट ऑब्वियसली थोड़ा बहुत स्टिफनेस तो रहती ही रहती है, बट कोई चाहता है कि बिल्कुल भी स्टिफनेस ना हो और डॉक्टर रिकमेंड भी कर रहा है कि आप चाहो तो बायोलॉजिक्स आप यूज़ कर सकते हो, तो क्या कुछ टाइम फ्रेम के लिए बायोलॉजिक्स लिया जा सकता है कि 6 महीने 2 हफ्ते या कुछ टाइम फ्रेम के लिए बायोलॉजिक्स ली जाए और उसके बाद बायोलॉजिक्स को छोड़ दिया जाए और वापस से मेडिसिन पे आ सकते हैं? देखिए जनरली बायोलॉजिक्स जब हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट लोगों में वो लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है। ये होता है कि जिनमें बीमारी एटलीस्ट 1 ईयर तक कंट्रोल होती है उस केस में हम उसकी डोज रिडक्शन कर सकते हैं या जो बायोलॉजिक के इंजेक्शन से उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को 2 वीकली या 3 वीकली चल रहा है उसको हम 4 to 5 वीकली कर सकते हैं, बट वो पेशेंट टू पेशेंट रिस्पॉन्स पे भी डिपेंड करता है क्योंकि हर पेशेंट का पेन रिस्पॉन्स अलग होता है। कईयों को ज्यादा रिस्पॉन्स आता है, कईयों को कम आता है, कई लोगों को 5 दिन भी डिले करने से पेन बढ़ जाता है, कई लोगों को नहीं बढ़ता। सो दैट हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हेन यू डिसाइड टू रिड्यूस द डोज और यू हैव टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। बायोलॉजिक्स बंद करने का हम ट्राई करते हैं पेशेंट्स में, बट देयर इज ऑलवेज अ रिस्क इन 50% पेशेंट्स द डिजीज कैन कम बैक। तो बंद करना एक इट इज नॉट एडवाइजेबल, बट आप अपने फिजिशियन या आपके रूमेटोलॉजिस्ट से मिलके आपको एक प्लान बना लेना चाहिए इन केस अगर आप उसको कम कर रहे हैं। आई थिंक जो भी आपके ट्रीटिंग रूमेटोलॉजिस्ट होते हैं दे कैन टेल यू ऑलवेज कि कितना फ्रीक्वेंसी आप कम कर सकते हैं, कितना डोज रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि मैम सभी पेशेंट्स में एक मिथ है कि आप अगर एक बार बायोलॉजिक्स ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं तो उसको आप जब कर रहे होते हैं तो आप बाद में चाहेंगे कि नहीं अब मैं बायोलॉजिक्स बंद कर दूँ और मेडिसिन पे आ जाऊँ, तो वापस मेडिसिन पे अपनी बीमारी को मैनेज कर पाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए कोई भी आदमी बायोलॉजिक्स पे जाने से डरता है। अदरवाइज अगर बायोलॉजिक्स लिया जा सकता हो और इन्फ्लेमेशन जब कम हो जाए, जब कंट्रोल में आ जाए, वापस मेडिसिन पे आ जाए, तो ये तो फिर हर कोई ऑप्शन चूज करना चाहेगा, बट जरूरी नहीं कि आपको बायोलॉजी को जितना रिस्पॉन्स आया है आपके पेन में उतना आपको टैबलेट्स पे आए। और बीमारी एक बार बढ़ जाती है बायोलॉजिक बंद करने के बाद तो सेम बायोलॉजिक स्टार्ट करने पे वो दोबारा कंट्रोल में आएगी कि नहीं वो भी जरूरी नहीं है कि कंट्रोल आई है। अगर आप 100 पेशेंट्स में बायोलॉजिक बंद करते हैं तो उनमें से 50-60% में तो आप बायोलॉजिक बंद करके दूसरा ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो कंट्रोल आ जाता है, पर 40% में कंट्रोल नहीं भी आता है। तो इसलिए एब्रप्टली कभी भी बायोलॉजिक एक तो बंद नहीं करना है। बेस्ट ट्रीट पॉसिबल यही हो पाता है कि हम डोज रिडक्शन कर दें या पेशेंट का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दें ताकि उनको कॉस्ट इश्यूज भी ना हो, उनका बीमारी भी कंट्रोल रहे और उनको आई थिंक अपने लाइफस्टाइल में भी फिर कोई इशू नहीं आता है फिर। सो व्हाट आई प्रेफर इज ईदर इंक्रीजिंग द ड्यूरेशन और डिक्रीजिंग द डोज रादर देन टोटली स्टॉपिंग इट। ओके तो और मैम क्या बायोलॉजिक्स लाइफ लॉन्ग लेने से हम लोग अपने फ्यूजन को या फिर अपने हिप्स के या नी के फ्यूजन को क्या डिले या अवॉइड कर सकते हैं? अगर आपको बेस लाइन पे ही हिप इन्वॉल्वमेंट नहीं है सो बायोलॉजिक पे कोई भी आपका डिजीज सीवियर होने का जो रिस्क होता है ना वो रिड्यूस हो जाता है, चाहे वो आपका हिप इन्वॉल्वमेंट हो या स्पाइन फ्यूजन हो या किसी और जॉइंट का डिस्ट्रक्शन हो। सो बायोलॉजिक्स या बेसिकली हमारा एम है बीमारी को कंट्रोल करना। अगर कोई भी आपकी टैबलेट या बायोलॉजिक्स जो है आपके इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर रही है तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में आपका स्पाइन और हिप डैमेज वो कंट्रोल हो जाएगा। तो मैम कितना सेफ है बायोलॉजिक्स? लाइफ लॉन्ग ले सकते हैं? और बायोलॉजिक्स आप लाइफ लॉन्ग ले सकते हैं, ऑब्वियसली आपको साइड इफेक्ट्स के लिए मॉनिटरिंग आपके डॉक्टर से मिलकर बीच बीच में करनी पड़ेगी, बट मोस्ट लॉन्ग टर्म डेटा जो है बायोलॉजिक्स का दे आर सेफ इन मोस्ट।
और मैम अगर मैं मेडिसिन की भी बात करूँ तो ज़्यादा नाम है भी नहीं, लेकिन जो मार्केट में मेडिसिन हैं भी तो मोस्टली जो स्टार्टिंग से स्टार्ट करी जाती है वो सल्फासलाजीन, साथ में कोई पेन किलर। लेकिन उसके बाद जो टोफासिटनिब है, मोस्टली जो पेशेंट्स भी है टोफासिटनिब वगैरह पे रहते हैं, तो टोफासिटनिब के बारे में मैम क्या कुछ बता पाएंगे कि क्या वो सेफ है? जी, टोफासिटनिब जो है उसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं। इन जनरली यंग लोगों में तो टोफासिटनिब सेफ है, लेकिन जो टोफासिटनिब का जो स्टडीज हुए हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और बाकी ऑटोइम्यून डिजीजेस में, उसके अकॉर्डिंग जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं 55-60 इयर्स ऑफ एज के बाद, या जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, या खुद को हार्ट डिजीज है स्पेशली, या उनको कभी कोई क्लॉट्स बनने का रिस्क हुआ है, स्ट्रोक हुआ है, या फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज है, उनमें जनरली आफ्टर 60-65 इयर्स ऑफ एज के बाद टोफासिटनिब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, पर उनमें क्योंकि कार्डियक इवेंट्स या हार्ट अटैक होने का रिस्क या आपका क्लॉट्स बनने का रिस्क बढ़ जाता है, तो इन जनरल एक एज के बाद हम टोफासिटनिब बंद करके बायोलॉजिक्स ही प्रेफर करते हैं। ओके। तो मैम इन जनरल जैसे मैं अगर है ना आज, क्योंकि स्पेशली एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में तो वैसे भी बहुत कम बात होती है, और अगर जहाँ बात भी होती है तो मेल्स में ज़्यादा होता है, तो इसलिए मेल्स के बारे में बात ज़्यादा होती है। तो फीमेल्स की मैम मैं बात कर रहा था। मैम क्या ये जो लेडीज़ को, जो गर्ल्स को होता है एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, क्या ये ज़रूरी नहीं हो जाता कि सारी चीज़ों के साथ, आपके ट्रीटमेंट के साथ, बाकी सभी की चीज़ों के साथ एक फैमिली सपोर्ट भी इम्पॉर्टेंट हो? क्योंकि अगर आप देखिए तो ये जैसे एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डायग्नोस भी होता है तो 20 साल से 40 साल की उम्र में होता है जनरली। ये लड़की के साथ, लड़की का केस हो तो अगर वो शादी से पहले हो या शादी के बाद हो, दोनों ही केस में ना पेरेंट्स, अगर शादी से पहले हो तो पेरेंट्स के लिए एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि ये कैसी बीमारी है, क्या इससे मेरी बेटी का कोई इलाज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्या वो नॉर्मल लाइफ जी पाएगी, नहीं जी पाएगी। वहीं अगर डायग्नोस शादी के बाद हो तो फिर एक अलग ही एक सिचुएशन लड़की के लिए और डिफिकल्ट हो जाती है कि क्या वो हस्बैंड उस पर उसकी बीमारी को समझेगा या नहीं समझेगा। तो लड़कियों के लिए एक अलग ही ट्रोमा, एक मेंटल ट्रोमा, स्ट्रेस चल रहा होता है। ऑब्वियसली ट्रीटमेंट है जो आप दे रहे हैं रेगुलर, प्रॉपरली उसको फॉलो भी कर रहे हैं, बट साथ में एक ये मेंटल स्ट्रेस। तो मैम क्या आपको नहीं लगता कि कुछ इनके लिए भी ना काउंसलिंग्स होनी चाहिए, पेरेंट्स के लिए काउंसलिंग होनी चाहिए, इसमें गवर्नमेंट को भी एक अलग से रोल प्ले करना चाहिए कि अवेयरनेस को लेके भी रोल प्ले करना चाहिए? आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, क्योंकि आपको पता है कि वो बच्चों में भी हो सकता है, 10 या 8 इयर्स ऑनवर्ड्स किसी में भी हो सकता है। सो जनरली क्या है कि आई थिंक ऐसे पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स होने चाहिए, पर्टिकुलरली जैसे बहुत सारी क्रोनिक बीमारियों के लिए इवन इंडिया में भी सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, जिनमें कई बार डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, या उनके टीम के द्वारा ऑर्गेनाइज किए हुए पेशेंट सपोर्ट मीट्स होती हैं, जैसे वर्ल्ड एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डे पे या किसी भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्रोनिक बीमारियों के लिए जो आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। कभी कभी हो गए, या स्विमिंग हो गया, या कोई कंपटीशन हो गया, या इन जनरल कोई अवेयरनेस ड्राइव हो गई। सो उसमें क्या आता है कि आप अपने बाकी जो पेशेंट्स होते हैं जिनको आपके जैसे सेम सिम्टम्स रहे, उनसे आप एटलीस्ट डिस्कस कर सकते हैं कि उनका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है, या फिर उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े अपने ट्रीटमेंट में। और उस केस में क्या होता है कि इनकेस आपको फैमिली सपोर्ट नहीं भी है तो एटलीस्ट जो आपके बाकी पेशेंट्स होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं जो बीमारियों को मैनेज कर रहे हो, एटलीस्ट वो आपकी फैमिली से बात कर सकते हैं, या वो आपको आपके जो क्वेरीज होते हैं उनको दूर कर सकते हैं। सो आई थिंक मोर एंड मोर लाइक इवन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स एंड ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स शुड डू these awareness drives, or at least they can organize a patient meet for these diseases so that patients खुद में भी I think discuss कर पाए ताकि अपने symptoms। क्योंकि मैम आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अगर सही टाइम पे डायग्नोस हो जाए और ट्रीटमेंट सही स्टार्ट हो जाए तो जनरली जो आजकल जो ज़्यादातर देखा जा रहा है कि नए जवान जो लड़के हैं उनको स्पाइन में फ्यूजन, हिप्स में प्रॉब्लम और नेक में प्रॉब्लम की वजह से वो कुछ भी जनरल कर नहीं पाते। आपने मेरे चैनल पे भी जो स्टोरी देखी होगी जसविंदर की, इनफैक्ट इट्स नॉट अबाउट जसविंदर, मैंने ऐसी फीमेल्स भी देखी है जिनके पैर ऐसे हो चुके हैं, बिल्कुल मुड़ चुके हैं। तो क्या ये अवेयरनेस की कमी नहीं रही? क्या आई मीन टू से कि क्या ये कहीं एक तरफ से सिस्टम फेलियर नहीं है? जो एक बच्चा अपने टाइमली अगर वो चल सकता था, अपना बाकी सारी चीज़ें कर सकता था, एक नॉर्मल लाइफ जी सकता था, बट हाउएवर वो बेड पे है जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसको पता ही नहीं चला कि बीमारी क्या है क्या नहीं है। यस, आई थिंक पेशेंट और इवन जनरल पब्लिक अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनलेस अंटिल हम
एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या उसकी एसोसिएटेड डिजीजेस जैसे सोरियासिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको हर बार जॉइंट पेन से बीमारी शुरू हुई, कई बार ये सिर्फ सोरियासिस से, आपके पेट की बीमारी या इवन यूवियाइटिस जो आई में आपकी इन्फ्लेमेशन होती है उससे भी स्टार्ट होती है। सो अनलेस अंटिल इसकी अवेयरनेस लोगों में नहीं आएगी, टाइमली डायग्नोसिस नहीं हो पाएगा। और टाइमली डायग्नोसिस नहीं होने की वजह से क्या है कि एक बार जॉइंट डैमेज आपका सेट इन हो गया तो एटलीस्ट वो पर्टिकुलर जॉइंट तो आपको बीमारी जो है वो बीमारी तो रिस्पॉन्ड कर जाएगी, पर जो जॉइंट डैमेज हो गया है वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करता है। उन केस में फिर सर्जिकल ऑप्शन ही बचता है आपके पास। तो वो कॉम्प्लिकेशंस जो है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के या लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है पेशेंट्स को, उससे फ्रैक्चर होने का रिस्क हो जाता है, या किडनी में एमाइलोइडोसिस करके कंडीशन होती है वो हो सकती है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। सो आई थिंक अगर आप टाइमली डायग्नोज कर पाए ड्यू टू अवेयरनेस एंड टाइमली ट्रीट कर पाए, सो आई थिंक इन फ्यूचर आप कॉम्प्लिकेशंस भी प्रिवेंट कर पाएंगे। एंड प्रेगनेंसी इश्यूज जैसे फीमेल्स में आपने बोला, अगर बीमारी ऑलरेडी कंट्रोल्ड है तो ना उनको इनफर्टिलिटी की तो वैसे भी प्रॉब्लम नहीं आती, पर कंसीव करने में अगर इशू आ भी रहा है या अबॉर्शंस का रिस्क है तो वो रिड्यूस हो जाता है, वो मिनिमल हो जाता है। चलिए मैम, फिर ऑब्वियसली अगर कुछ चीज़ें शायद से अगर हमारे लिए हो जाती, जैसे बायोलॉजिक्स जैसे ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी हम उसको चूज़ नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग नहीं चूज़ कर पाते, तो अगर कुछ गवर्नमेंट की तरफ से उस पर सब्सिडीज़ वगैरह कुछ मिलती तो शायद से हम लोग भी उस ट्रीटमेंट को, जैसे कि आप जानते हैं मेडिसिन, अगर हम कितना भी मेडिसिन का ट्रीटमेंट ले लें, हाउएवर स्टिफनेस और वो सब चीज़ें बनी ही रहती है, मतलब चीज़ें होने के बावजूद भी हम लोग उस चीज़ को नहीं ले पा रहे हैं। तो ये एक खैर आपने मैम बहुत समय दिया, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिनको इन सवालों के जवाब उनको वो पूछने का मौका ही नहीं मिला है, और आज आपने उनके काफ़ी सारे सवालों के जवाब दिए। आई बिलीव कि ये बहुत सारे लोगों के फैमिली के लिए भी होगा फ़ायदे के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।